हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केबीसी स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले इतिहास के बारे में। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं इतिहास से। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी, तो उसको याद रखना। बीएस वाकाड़कर द्वारा इसकी खोज किया गया था, तो उसको याद रखना। इनके पूरे नाम की बात कर लेते हैं। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाड़कर ने 1957 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी, तो उसको याद रखना। 2003 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया, तो उसको याद रखना। पूछा जा सकता है भीमबेटका विश्व धरोहर के स्थल में कब शामिल किया, 2003 में इसको शामिल किया गया। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया, तो इसको याद रखना। तांबे का उपयोग पहली बार ताम्रपाषाण युग में किया गया था, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसको याद रखना। मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जिसको याद रखना। जिसका खोज विष्णु वाकाड़कर द्वारा किया गया था। आगे बात कर लेते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया, तो इसको याद। मिट्टी के बर्तनों का पता लगाने वाला काल हमारा नवपाषाण काल था, तो इसको याद रखना, नवपाषाण काल है। आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण मिलता है, तो इसको याद रखना। महागढ़ा से इसका प्रमाण मिलता है। महागढ़ा कहाँ पर स्थित है, तो इसको याद रखना, इलाहाबाद में स्थित है। बेलन नदी घाटी के किनारे स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलेंस फिल ना ब्लैंक आपको भरना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो हमारा पत्थर के औजार है। माइक्रोलेंस पत्थर के औजार स्टोन टूल होते हैं, इनको याद रखना। इनका संबंध मध्यपाषाण काल से है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है, तो इसको याद रखना। हुनासागी पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है, तो इसको याद रखना। हुनासागी की बात कर लेते हैं, तो यह कर्नाटक में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, बुर्ज-ए-दहम हमारा कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। मेहरगढ़ की बात कर लेंगे, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में आता है। चिरांद की बात कर लेते हैं, सारण यानी बिहार में स्थित है। नवपाषाण कालीन ये ज्ञात स्थल है, तो इनको याद रखना। बुर्ज-ए-दहम, मेहरगढ़ और चिरांद ये तीनों ही स्थल इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। तो इसको याद रखना, सेल्ट एक उपकरण नवपाषाण कालीन है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था, तो इसको याद रखना। पुरापाषाण काल कहा जाता था पहले युग को, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले, तो इसको याद रखना। बुर्ज-ए-दहम से पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं। बुर्ज-ए-दहम की बात कर लेंगे, जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास पाए गए, तो इनको याद रखना। बुर्ज-ए-दहम में मालिक के मर जाने के बाद शव के साथ पालतू कुत्ते के साथ में दफनाया जाता था, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है, तो इसको याद रखना। बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है, जहाँ नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं, तो उनको याद रखना। यह स्थल वर्तमान में बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में
बोलन नदी के किनारे स्थित है। एक बेलन नदी है जो कि इलाहाबाद में स्थित है, ये बोलन नदी है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, पुरातात्विक स्थल इमाम गांव कहाँ स्थित है, तो इसको याद रखना। महाराष्ट्र में स्थित है इमाम गांव, पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक स्थल इमाम गांव भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। भीमा नदी के सहायक नदी गौड़ के तट पर स्थित है, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, पुरातात्विक स्थल कुलडेवा कहाँ पर स्थित है, तो इसको याद रखना। कुलडेवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम खाद्यान्नों की व्यवस्थित कृषि प्रारंभ हुई थी कुलडेवा से। मनुष्यों ने जौ गेहूं की वन किस्मों को इस समय में उपजाया, तो इसको याद रखना। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डेवा तथा मेहरगढ़ दोनों पाषाणकालीन बस्तियां थीं, जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, तो इसको याद रखना। तो दोनों जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोल्डेवा और मेहरगढ़। आगे बात कर लेते हैं, कोल्डेवा भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसको याद रखना। उत्तर प्रदेश यानी इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है कोल्डेवा। यहाँ से धान की खेती के किए जाने के प्रमाण मिले, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस नामक की खोपड़ी पाई गई थी, तो इसको याद रखना। हथनोरा से होमो इरेक्टस नामक खोपड़ी पाई गई थी, उसको याद रखना। ये जगह इंपॉर्टेंट है। हथनोरा की बात कर लेते हैं, तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए, तो इसको याद रखना। बुरजोम से ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुरजोम की बात कर लेते हैं, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था, जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो इसको याद रखना। महाराष्ट्र में स्थित है यह भारतीय स्थल। आगे बात कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का एक स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसको याद रखना। यह बुरजोम है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये 9 पाषाण से प्रमुख स्थल थे, जिनको याद कर लेना। बुरजोम हुआ, कोल्डेवा हुआ, ये सभी स्थान बार बार रिपीट किए गए प्रीवियस ईयर्स में। अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है लोअर पीसीएस में। आगे बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे उसको देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो इसको याद रखना। हड़प्पा सभ्यता हमारा कांस्य युग से संबंधित है, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से कांस्य युग से संबंधित है, तो उसको याद रखना। इस काल के लोग तांबे टिन को मिलाकर कांस्य बनाने की तकनीकी सीख ली थी, तो उसको याद रखना। यह एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है, तो इसको याद रखना। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा गया, तो इनको याद रखना। तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य बनाना सीख लिए थे इस सभ्यता के लोग। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई, तो इसको याद रखना। लोहा हड़प्पा सभ्यता के द्वारा ज्ञात नहीं हुई, यानी उपयोग में नहीं लाई गई, तो उसको याद रखना। लाई गई यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर लेते हैं। इन लोगों के द्वारा लोहे का उपयोग नहीं किया गया, या एक कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर लेते हैं। नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोज की गई, तो इसको याद रखना। मोहनजोदड़ो पर, तो इसको याद रखना। मोहनजोदड़ो से इसकी खोज की गई।
सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से इसकी खोज की गई, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो इसको याद रखना। सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसकी खोज की गई। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी, तो इसको याद रखना। मोहनजोदाड़ो से पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है। आगे बात कर लेते हैं। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है, तो इसको याद रखना। मोहनजोदाड़ो का शब्द का अर्थ है माउंड ऑफ द डेड। आगे बात कर लेते हैं। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इसको याद रखना। हरियाणा राज्य में यह स्थित है। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर है जो कि हरियाणा में स्थित है। रंगोई नदी के तट पर स्थित है, इसको याद रखना। बनावली किस नदी के किनारे स्थित है, रंगोई नदी के किनारे स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। राखी गढ़ी की बात कर लेते हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो कि हरियाणा में यह भी स्थित है। गुजरात में बात कर लेते हैं। धौलावीरा और लोथल दो स्थान स्थित है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। कालीबंगा स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के फिलिंदा बिलंग आपको भरना है। स्थल से मिले हैं, तो उसको याद रखना। ये लोथल से पशुपति मोहर कहाँ से मिले, तो लोथल से मिले हैं। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो स्थान से मिले, तो इसको याद रखना। संदेवकालीन स्थल मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसको याद रखना। यहाँ से विशाल स्नानागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति पाई गई, तो इसको याद रखना। हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैबेसिस स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन के बारे में। आइए देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाए हूँ, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो इसको याद रखना। जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित किया गया था। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित किया गया था, इसको याद कर लेना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया, तो इसको याद रखना। विनोबा भावे द्वारा इसका शुरू किया गया था। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आंदोलन के माध्यम से आरंभ किया गया, तो इसको याद रखना। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इसके माध्यम से समाज में के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की गई। यह आंदोलन उस समय में तेलंगाना राज्य के मोचमपल्ली गांव से शुरू किया गया था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व ने किया था। फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है, तो इसको याद रखना। 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था, तो इसको नोट कर लेना। यह राज्य मंडी परिषद में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी करें तो आपके लिए क्लास। वर्ष 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था, तो इसको याद रखना। यह एक किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में सरदार पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया था। आंदोलन के सफल होने के बाद में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। निम्नलिखित में से कौन सा अवध के कृषक आंदोलन का नेता था, तो इनको याद रखना। बाबा रामचंद्र अवध के कृषक आंदोलन का नेता थे।
लेखपाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अवध के कृषक आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र थे। मूलतः राष्ट्रपति के रहने वाले ये थे। मूलतः इनका निवास स्थान की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, जिन्होंने जमींदारी के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल की थी। आगे बात कर लेते हैं। 1920 में प्रतापगढ़ में एक समानांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन किया गया था। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1928 में बारदौली सत्याग्रह का, बारदौली है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो इसको याद रखना, सरदार भाई वल्लभ पटेल जी ने नेतृत्व किया था। यह 1928 में यह सत्याग्रह हुआ था, तो इसको याद रखना। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह आंदोलन 1928 में गुजरात के बारदौली तालुका में किसानों द्वारा भूमि कर में वृद्धि के विरोध में शुरू किया गया था, तो इसको याद रखना। बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी महिलाओं ने, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो इसको याद रखना। बारदौली सत्याग्रह के बाद महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी, तो इसको याद रखना। बारदौली सत्याग्रह की बात कर ले तो गुजरात में हुआ था, 1928 में यह घटना हुआ था। लगान में लगभग 22% की वृद्धि कर दी गई थी। इसके विरोध में यह आंदोलन शुरू किया गया था। टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, मौर्य वंश या मौर्योत्तर काल के बारे में बात करते हैं। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं, तो इनको याद रखना। ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, इसको जरूर लगा लेना। अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी करें तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं। रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसको याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में हुआ था। आगे बात कर लेते हैं। रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी दिया जाता? तो इसको याद रखना, पुष्यगुप्त को दिया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील माना जाता है, जिसका इतिहास 300 वर्ष ईसा पूर्व पुराना है? तो इसको याद रखना, गुजरात में स्थित सुदर्शन झील है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। गुजरात स्थित सुदर्शन झील गिरनार पर्वत के पास स्थित है। ये सबसे पुरानी मानव निर्मित झील माना जाता है, तो उसको याद रखना। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था, तो इसको याद रखना। बाद में अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इसको याद रखना। तो याद रखना, इनका इंद्रप्रस्थ राजनीतिक केंद्र नहीं था। तक्षशिला, स्वर्णगिरी, उज्जैनी, ये तीनों थे, तो इनको याद रखना। ये हमारा इंद्रप्रस्थ नहीं था। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों में विभाजित था, जो निम्न थे। उत्तरापथ तक्षशिला था, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी था, अंतिराष्ट्र उज्जैनी था, प्राची जो कि पाटलिपुत्र बोला जाता है, कलिंग तोसली था। यह 5 प्रांतों में बटा हुआ था। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? तो इसको याद रखना, आजीवक संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी। मौर्य सम्राट बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था, तो इसको याद रखना। यह आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खल घोषाल थे, तो इनको याद रखना।
आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? तो इसको याद रखना, मौर्य सम्राट अशोक जी का ये नाम था। मौर्य सम्राट अशोक को देवानाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे, तो इनको याद रखना। प्रियदर्शी एवं बुद्ध शाक्य इनके अन्य नाम थे। इनके राज्याभिषेक की बात करेंगे तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। तो चरक था, तो इसको याद रखना। चरक कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। वह आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान तथा कनिष्क के राजवैद्य भी कहलाते थे, तो इनको याद रखना। चरक का कृत की बात करेंगे तो चरक संहिता है। औषधि शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना है, तो इसको याद रखना। चरक संहिता औषधि के ऊपर ये प्राचीनतम रचना। आगे बात कर लेते हैं, कनिष्क की राज्यसभा में बात करेंगे नागार्जुन, वसुमित्र आदि विद्वान निवास करते थे। आगे बात कर लेते हैं, नगर पालिका प्रशासक की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे यह सबसे प्रसिद्ध राजा। मौर्य काल में नगर पालिका प्रशासन की विस्तृत प्रणाली की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। नगर शासन के लिए एक सभा होती थी जिसका प्रमुख नागरक अथवा प्रमुख होता था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां का उल्लेख किया, तो उसको याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं 6 समितियां कौन थी। प्रथम समिति की बात करेंगे, औद्योगिक कलाओं तथा कारीगरों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशी यात्रियों का भोजन, निवास और चिकित्सक का प्रबंधन करती थी। तृतीय समिति उसका था जनगणना का हिसाब रखती थी। और चतुर्थ समिति क्या करती थी? नगर के व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी। पांचवी समिति का काम क्या था? उद्योग समिति थी जो वस्तुओं में मिलावट को रोकती थी। और छठी समिति का काम क्या था? कर समिति थी जिसका काम क्रय विक्रय के वस्तुओं पर कर वसूलना था। आगे बात कर लेते हैं, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो इसको याद रखना। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन हुआ था। आगे बात कर लेते हैं, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो इनको याद रखना, मेगास्थनीज थे इंडिका के लेखक। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, मेगास्थनीज इंडिका की रचना किए थे। फायान की बात कर लेते हैं, फू क्यू की रचना किए थे। होनसांग की बात कर लेते हैं, शिवकी की रचना किए थे। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में थे। मेगास्थनीज की बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आते हैं, तो उनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, चरक संहिता संबंधित है, तो इसको याद रखना, चिकित्सा से संबंधित है। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे, तो इनको याद रखना, जो कनिष्क के यानी कुषाण वंश के राज दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना की बात करेंगे, चरक संहिता है। इसमें रोगनाशक और रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। यह संस्कृत भाषा में लिखित है, तो इसको याद रखना, चरक संहिता। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर था? फिलिंग द ब्लैंक आपको भरना है, तो आपको याद रखना कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर था मौर्य अर्थव्यवस्था, तो इसको याद रखना, पूछा जा सकता है। डिटेल देख लेते हैं। इस काल में अगर बात कर लेते हैं, मौर्य काल में
न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई बल्कि उद्योग, पशुपालन, व्यवसायन, खनिज उत्खनन एवं व्यापार में प्रगति हुई, तो इसको याद रखना। अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। धीरे धीरे व्यापार का महत्व बढ़ने लगा था। अर्थव्यवस्था में नई भूमि पर कृषि को प्रोत्साहन देने की बात की गई। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो इसको याद रखना। 13वां शिलालेख है सबसे बड़ा शिलालेख अशोक के प्रधान शिलालेखों में। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है, जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी, तो इसको याद रखना। तोसली थी पूर्वी राजधानी। डिटेल देखते हैं इसके बारे में। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी तोसली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की प्राप्ति की थी। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। इस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई थी। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है, तो इसको याद रखना। सिंध और झेलम के मध्य में तक्षशिला शहर स्थित है। तक्षशिला शहर की बात करते हैं, सिंध और झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। पूछा जा सकता है, पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में तक्षशिला स्थित है। तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी थी, यानी प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो गांधार राज्य की यह राजधानी हुआ करती थी। रामायण के अनुसार बात करते हैं, भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इसका नाम तक्षशिला रखा था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है, तो इसको याद रखना। 13वें शिलालेख पर कलिंग के विजय का उल्लेख मिलता है। यह ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 13वां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है। 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख मिलता है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष फिलिंदा अभिलेख में आपको भरना है। एक स्तंभ पर था, तो इसको याद रखना। सारनाथ स्तंभ से लिया गया सिंह चतुर्मुख स्तंभ। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया, तो इसको याद रखना। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए बैठे हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री से स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, तो उसको याद रखना। नालंदा महाविहार है, तो इसको याद रखना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करेंगे, गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा इसका करवाया गया था। यह विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में नालंदा जिले में स्थित है, जो कि इम्पोर्टेंट है। 15 जुलाई 2016 को नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल भारत के उत्तर पूर्वी राज्य बिहार में स्थित है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्त संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था, तो इसको याद रखना। हर्षसेन द्वारा एक कविता लिखी गई थी। समुद्रगुप्त की प्रशस्त संस्कृत के एक कविता के रूप में कवि हर्षसेन द्वारा रचित है, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था, तो इसको याद रखना। समुद्रगुप्त के विजयों पर प्रमुख स्रोत प्रयाग स्तंभ लेख हैं, तो उनको याद रखना, जो चंपू शैली में लिखी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, किस शैली में लिखी गई थी, चंपू शैली। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षसेन थे, तो इनको याद रखना। समुद्रगुप्त थे इनके दरबारी कवि।
आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, तो उनको याद रखना। चंद्रगुप्त सेकंड को अलंकृत किया गया था। चंद्रगुप्त सेकंड 375 ईस्वी से 475 ईस्वी के मध्य में दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्नों के रूप में अलंकृत किया गया था, तो उनको याद रखना। नवरत्नों में सम्मिलित विद्वान धन्वंतरी, छप्पड़क, अमर सिंह, शंकु, घटकपर, कालिदास, बेताल भट्ट, भररुचि, बारामीर, उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार में थे ये सब, इनको याद रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे बात कर लेते हैं, खगोलविद बारामीर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्से थे, उनको याद रखना। विक्रमादित्य के दरबार के हिस्से थे, यानी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार के हिस्से थे। आगे बात कर लेते हैं, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, तो उनको याद रखना। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी एक चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रमुख प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी, तो उनको याद रखना। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, तो उनको याद रखना। ये एक शल्य क्रिया के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, तो उनको याद रख। आगे बात कर लेते हैं, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, तो उनको याद रखना। विक्रम संवत हमारा 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत की बात करते हैं, विक्रम संवत की बात करते हैं, अत्यंत प्राचीन संबंध है। आगे बात कर लेते हैं, विक्रम संवत की बात करेंगे विक्रमादित्य के समय में चला था। शक संवत की बात करेंगे कनिष्क के शासन में चला था। हजारी संवत की बात करेंगे मोहम्मद साहब के शासनकाल में यह चला था। आगे बात कर लेते हैं, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी, तो उनको याद रखना। प्रभावती गुप्ता थी गुप्त शासन की प्रसिद्ध महिला शासक। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह वाकाटक वंश महाराष्ट्र के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, तो उनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करते हैं। फिलिंदा विलेंग में आपको भरना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हमारा कुमारगुप्त द्वारा करवाया गया था 5वीं शताब्दी में। आगे बात कर लेते हैं, गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध शोध प्रयाग प्रशस्ति को फिलिंदा विलेंग आपको भरना के रूप में भी जाना जाता है, तो उसको याद रखना। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं, गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया, तो उनको याद रखना। चंद्रगुप्त प्रथम को यह श्रेय दिया गया। आगे बात कर लेते हैं, वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था, तो उनको याद रखना। चंद्रगुप्त सेकंड से इनका संबंध था। आगे बात कर लेते हैं, वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और फिलिंदा विलेंग आपको भरना है किस बेटी थी, तो उनको याद रखना। चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी। आगे बात कर लेते हैं, प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह, तो इसको याद रखना। ताम्रलिप्त ये महत्वपूर्ण बंदरगाह था, इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं, गुप्त शासकों के अधीन प्रशासक के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ क्या है, तो उसको याद रखना। एक प्रांत था इसका अर्थ। आगे बात कर लेते हैं, गुप्त शासक के संदर्भ में विधि शब्द फिलिंदा विलेंग आपको भरना संदर्भित करता है, तो उसको याद रखना। प्रशासनिक इकाई है। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था, तो उसको याद रखना। श्रीगुप्त था। आगे बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है, पुष्यभूत वंश यानी वर्धन साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। प्रीवियस से क्वेश्चन उठाए तो उनको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। अगर आप लोअर पेसेस की तैयारी कर ले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी, तो उनको याद रखना। थानेश्वर था इनका पहला राजधानी हर्षवर्धन का।
हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, उसे अपनी राजधानी बनाया था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी, तो उनको याद रखना, यह कन्नौज था। आगे बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे, तो इनको याद रखना। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे। आगे बात कर लेते हैं। वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, वो कौन सा स्थल था, तो इसको याद रखना, प्रयाग था। प्रयाग वह स्थल था जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, तो इम्पोर्टेंट है, यह अमीन परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना, थानेश्वर था। आगे बात कर लेते हैं। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की बात करते हैं। इनकी जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी, तो इसको याद रखना, बाणभट्ट द्वारा यह रचित है हर्षचरित। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजा शशांक जिसके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, फिल इन द ब्लैंक आपको भरना, साम्राज्य के शासक थे, तो उनको याद रखना, यह गौड़ साम्राज्य के शासक थे। शशांक बंगाल का हिंदू राजा था, यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। शशांक किसका राजा था, तो हिंदू राजा था, जिसने 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंगाल पर शासन किया था। यह गौड़ राजवंश की स्थापना की थी, पूछा जा सकता है। गौड़ राजवंश की स्थापना किसने किया था, शशांक द्वारा किया गया था। आगे बात कर लेते हैं। बाणभट्ट ने राजा फिल इन द ब्लैंक आपको भरना की जीवनी लिखी थी, तो उसको याद रखना। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो इसको याद रखना, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित एवं कादंबरी इनके द्वारा रचित पुस्तक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। आगे बात कर लेते हैं। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि थे, फिल इन द ब्लैंक आपको भरना, द्वारा संस्कृत में रचित है, तो इसको याद रखना, ये बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में रचित है। आइए हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता था, वो कौन सा नाम था, तो उसको याद रखना। समुद्रगुप्त से नहीं जाना जाता था, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, तीनों ही नाम उसका रखा गया था। कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। इसके अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी थे। इसने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की थी, तो इसको याद रखना आप सभी लोग, जो कि राजनीतिक प्रशासन और अर्थव्यवस्था की प्रमाणिक पुस्तक है। आगे बात कर लेते हैं। मौर्य वंश की स्थापना की बात करते हैं, तो चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो इसको याद रखना। कौटिल्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता, तो इसको याद रखना। जबकि समुद्रगुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अशोक के कौन कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया, तो इसको याद रखना। शहबाजगढ़ी के शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया, बाकी सारनाथ, धौली, इन दोनों शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। शहबाजगढ़ी एक गांव ऐतिहासिक स्थल था, इसलिए यहाँ पर प्रयोग पे नहीं लाया गया ब्राह्मी लिपि, तो इसको याद रखना। यह स्थल सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के
लिए प्रसिद्ध था, तो इसको याद रखना। इस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग सहबाजगढ़ी में किया गया था, तो इसको याद रखना। सहबाजगढ़ी, मानसेहरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में प्रयोग किया गया। ये दो अभिलेख हैं, तो इनको याद रखना। तक्षशिला अभिलेख की बात करेंगे, हारमैक लिपि में प्रयोग किया गया था। सरेकुना यानी कांधार में स्थित अभिलेख, इसके बारे में बात करेंगे तो यूनानी और अरमैक लिपि द्विभाषिक लिपि में यह प्रयोग किया गया, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा था, तो इसको याद रखना। स्तंभ था इसका सर्वोत्तम प्रतिमान। मौर्य का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ होता था। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में हुआ था, तो इसको याद रखना। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थल के लिए स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी संरचना की, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, तो इसको याद रखना। हमारा कामरूप जो था अशोक के साम्राज्याधीन में नहीं था। कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा दतिया जिले के गुर्जरा अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक और गुर्जरात तक विस्तृत था, तो इसको याद रखना। कश्मीर पर भी अशोक का अधिकार था। कल्लड़ की राजतरंगड़ी एक रचना है, इसके अनुसार बात कर लेते हैं, यह श्रीनगर को बसाया था, तो इसको याद रखना। गुर्जर शासन का उज्जैन क्षेत्र की अशोक के अधीन था। कामरूप असम का पुराना नाम था। या अशोक के साम्राज्याधीन में नहीं था, तो इसको याद रखना। पूछा गया है कि अशोक के साम्राज्याधीन में कौन नहीं था, तो कामरूप नहीं था। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बृहस्साची स्तूप किस काल से संबंधित है, तो इसको याद रखना। ये मौर्य काल से संबंधित है, चकबंदी लेखपाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बारे में अन्य फैक्ट देखते हैं। बृहस्साची स्तूप का निर्माण मौर्य काल में सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, तो इसको याद रखना। सांची का स्तूप की बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, तो इसको याद रखना। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे ये। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। उन्होंने पाणिनि अष्टाध्यायी नामक पुरातन व्याकरण ग्रंथ का भाष्य नामक टीका लिखी, तो इसको याद रखना। अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी प्राप्त होती है। यह अयोध्या अभिलेख है जहाँ से ये जानकारी प्राप्त होती है, जिन्हें संपन्न कराने के लिए श्रेय किसको गया था, पतंजलि को गया था। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार पूछा गया। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो कुषाण हमारे चीनी तुर्किस्तान के निवासी थे, तो इसको याद रखना। अन्य फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। कुषाण मूलतः चीन के तुर्किस्तान के निवासी थे। चीन पर कब्जा करने में असफल होने के कारण ये मध्य एशिया जाकर बस गए थे। ये यूची काबिले थे। कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क माना जाता है, तो इसको याद रखना। पेशावर की बात कर लेते हैं, फिरोजपुर और मथुरा इसने अपनी राजधानी बसाया था, तो इसको याद रखना। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो इनको याद रखना। दंतदुर्ग माने जाते हैं राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतदुर्ग था। इनकी राजधानी की बात करेंगे मान्यखेत था, जो सोलापुर महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था, तो इसको याद रखना। आगे बात करते हैं, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, तो इनको याद रखना। विजयालय चोल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने की थी, तो इसको याद रखना। चोलों का शासन 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ था,
तो इसको याद रखना। 9वीं शताब्दी में चोलों का शासन शुरू होता है। जब उन्होंने पल्लव को हराया, इनका शासन 13वीं शताब्दी तक चलता, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा कौन थी, तो इसको याद रखना, मलयालम थी। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा मलयालम थी। आगे बात कर लेते हैं। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था, तो इसको याद रखना, राजेंद्र प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। सिंचाई के लिए 16 मील की लंबी चोल मंडलम झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था, तो इसको याद रखना, पल्ली छंदम बोला जाता था। आगे बात कर लेते हैं। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, तो इसको याद रखना, पल्ली छंदम बोला जाता था, जो भूमि दान दी जाती थी। आगे बात कर लेते हैं। प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे, तो उनको याद रखना, राष्ट्रकूट थे। आगे बात कर लेते हैं। चोल राजा राजराज प्रथम की बात करते हैं, किस वर्ष गद्दी पर बैठा था, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंतेदुर्ग ने अपने चालुक्य आधिपत्य का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया जिसे शाब्दिक रूप से फिलिंदा ब्लैंक आपको भरना कहा जाता था, तो उसको याद रखना, हिरण्यगर्भ कहा जाता था। आगे बात कर लेते हैं। चोल प्रशासन में फिलिंदा ब्लैंक आपको भरना है। गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी, तो इसको याद रखना, सभा कहा जाता था। चोल अभिलेखों में मोटे तौर पर 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख प्राप्त होता है, उर सभा, महासभा, नगरम सभा या महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण जिन्हें अग्रहार कहा जाता था। आगे बात कर लेते हैं। ऐहोल किसकी राजधानी थी, तो इसको याद रखना, चालुक्यों की राजधानी थी। चालुक्य वंश 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण व मध्य भारत में शासन किया। उन्होंने प्रारंभिक में राजधानी अपनी ऐहोल कर्नाटक को बनाया। बाद में पुलकेशिन प्रथम ने राजधानी बादामी को बनाया था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे, तो इसको याद रखना, पुलकेशिन द्वितीय के चालुक्य शासक दरबारी कवि थे। पुलकेशिन द्वितीय 610 ईसा पूर्व से लेकर 642 ईसा पूर्व बादामी चालुक्य वंश का चौथा वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने सत्याश्रम पृथ्वी वल्लभ महाराजा की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय की बात करते हैं। जानकारी मिलती है ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है, तो याद रखना, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, ऐहोल प्रशस्ति से मिलती है, जिसमें उसकी दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित उसकी प्रशस्ति वर्णित है, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा राजवंश संगम साहित्य में वर्णित 3 ताज वाले राजाओं में से एक नहीं थे, तो इसको याद रखना, पल्लव थे। आगे बात कर लेते हैं। निम्न में से किस कवि ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य फोर्थ की जीवनी लिखी? बिल्दड़ कल्याणी के चालुक्य वंशीय शासक विक्रमादित्य षष्ठ 1076 से 1126 की राजसभा में एक कश्मीरी राजकवि विद्वान थे, तो उनको याद रखना। इन्होंने विक्रमादित्य फोर्थ की जीवनी विक्रमांक देव चरित की रचना की थी, तो उसको याद रखना। बिल्दड़ ने विक्रमांक देव चरित में अपने आश्रयदाता सम्राट का जीवन। आगे बात कर लेते हैं। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया, जो आधुनिक समय में फिलिंदा ब्लैंक आपको भरना, भारतीय राज्य में है, तो इसको याद रखना, कर्नाटक में स्थित है ये। आगे बात कर लेते हैं। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व
आगे बात कर लेते हैं, बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी, तो उसको याद रखना। चालुक्य राजवंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। पाल वंश के बारे में यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है, तो उसको याद रखना। पूर्वी से संबंधित है पाल साम्राज्य हमारा। पाल वंश का पहला शासक कौन था, तो उसको याद रखना। गोपाल था पाल वंश का पहला शासक। आगे बात कर लेते हैं, पूर्व मध्यकाल में फिलिंग द ब्लैंक आपको भरना। पर निरंतर पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया, तो वह कौन सा युद्ध था, कन्नौज का युद्ध। आगे बात कर लेते हैं, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे, तो इसको याद रखना, महेंद्रपाल के। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल ने की थी, तो उसको याद रखना। विक्रमशिला का स्थापना पाल वंश द्वारा की गई थी। आगे बात कर लेते हैं, 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो उसको याद रखना, धर्मपाल ने किया था। आगे बात कर लेते हैं, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, तो उसको याद रखना, बिहार में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था, तो इसको याद रखना, गोपाल थे। आगे बात कर लेते हैं, राजपूत राजवंश के बारे में बात करते हैं, इस यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं, राजपूत राजवंश के बारे में बात करते हैं, यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासक था, तो इसको याद रखना, तोमर वंश का शासक था। के आगे बात कर लेते हैं, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया, तो उसको याद रखना, चंदावर के युद्ध में मारा गया 1194 ईस्वी में। आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया था, तो उसको याद रखना, राजपूत वंश ने नहीं किया था। आगे बात कर लेते हैं, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे, तो इसको याद रखना, चंदेल वंश के शासक काल में बनवाया गया था। आगे बात कर लेते हैं, सबसे प्रसिद्ध फिलिंग द ब्लैंक आपको भरना, शासक पृथ्वीराज तृतीय से, जिन्हें 1192 में एक अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी ने हराया था, तो इसको याद रखना, चहमान या चौहान शासक था वो। आगे बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण किस राजवंश के संरक्षण में किया गया था, उसको याद रखना, परमार राजवंश के संरक्षण में यह निर्माण किया गया था। आगे बात कर लेते हैं, जयमल और फत्ता वो योद्धा थे जिन्होंने फिलिंग आपको भरना है, किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था, तो उसको याद रखना, चित्तौड़ के किले का प्रभार सौंपा गया था। आगे बात कर लेते हैं, चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था, तो इसको याद रखना, धंगदेव ने निर्माण करवाया था। आगे बात कर लेते हैं, किस राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, तो इसको याद रखना, प्रतिहार राजवंश द्वारा कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया गया था। आगे बात कर लेते हैं, जब हार निश्चित हो जाती है तो फिलिंग द ब्लैंक आपको भरना है, पुरुषों को साका नामक एक अनुष्ठान करना होता है, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सके, तो कौन था वो, राजपूत वंश में था। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे, तो उनको याद रखना, मीर भोज थे प्रतिहार वंश के महानतम शासक।
आगे बात कर लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने फिलिंदा ब्लैंक पन्ना से विवाह किया था, वह उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी, तो इसको याद रखना संयुक्ता था। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे, तो इनको याद रखना सोमेश्वर चौहान थे पृथ्वीराज चौहान के पिता। आगे बात कर लेते हैं। कौन से दो प्रमुख शहर चैमानों के नियंत्रण में थे, तो इसको याद रखना दिल्ली और अजमेर था चैमानों के नियंत्रण में। आगे बात कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी को 1191 में एक फिलिंदा ब्लैंक आपको भरना है, शासक ने हराया था, तो इसको याद रखना चौहान शासक ने हराया था मोहम्मद गौरी को 1191 में।